अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राबिया खान का एक बहुत ही फेमस नावल कार्प डाइम। वो तन्हा उस पुल पर खड़ी थी, बिल्कुल तन्हा। उसकी आंखों में इस स्याह रात तले बहुत से आंसू चमक रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो आसानी से नहीं रोया करती थी। उसे अपने आंसू रोकने में महारत हासिल थी। वो एक एक्ट्रेस थी, एक माहिर अदाकारा, जिसने एक ज़िंदगी कुर्बान करके दूसरी ज़िंदगी हासिल की थी और अब वो इसी ज़िंदगी से हाथ धोने जा रही थी। उसे अपना काम अजीज़ था, अपनी ये चमचमाती ज़िंदगी अजीज़ थी, उसे अपना करियर अजीज़ था और सबसे बढ़कर उसे अपने काम की याद रह जाना अजीज़ था। लेकिन अब सब कुछ जैसे रेत का भुरभुरा सा ढेर बनता जा रहा था, गिरने को बेताब, गिरकर फराह होने के लिए तैयार। 1 साल बाद वो बारीक हील से चलती कारपोर्ट से निकलती हुई सामने आ रही थी। उसकी हील्स बारीक और कई इंच लंबी थी, स्याह चमकती खूबसूरत हील्स। स्याह डिज़ाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत सरापा वाजिया था। ड्रेस की आस्तीनें गायब थी और इससे उसके दूधिया सफ़ेद बाजू निकल रहे थे। इन बाजुओं की साख्त इतनी नरम और बराबर थी कि कोई भी इन पर निगाह लगाए बगैर गुजर नहीं सकता था। ड्रेस का गला ऊपर गर्दन तक नेट के बारीक कपड़े से बंद होता था और पीछे कमर का हिस्सा काफ़ी हद तक खुला हुआ था। वो एक मगरबी साख्त का लिबास था जिसे इस मुल्क में आम तबका अच्छे अंदाज से नहीं देखता था, लेकिन जिस शोबे से वो वाबस्ता थी वह ऐसे मलबूसात को सराहती हुई निगाहों से देखा जाता था। गर्दन झुकाकर देखा जाता तो लिबास टुकनों से ज़रा ऊंचा था। शलवार के नाम पर ऊंचा सा पजामा व मुश्किल उसकी पिंडलियों तक आता था। दुपट्टा तो खैर से इस लिबास का हिस्सा था ही नहीं और ना ही से दुपट्टे की ज़रूरत महसूस होती थी। पहले पहल जो वो इस इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस बनकर उभरी थी, तब उसे दुपट्टे की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ करता था। लेकिन अब वक्त के कई दहाने पार करने के बाद ये ज़रूरत फ़ज़ा में घुलकर गोया अपना वजूद खो चुकी थी। उसे दुपट्टा अब एक्स्ट्रा पीस महसूस होने लगा था। उसने निगाहों पर चढ़ा कीमती चश्मा उतारा तो दुनिया अपने रंगों में दिखाई देने लगी। उसके लंबे शहद रंग खूबसूरत बाल स्ट्रेट करके कंधे पर एक जानिब डाले गए थे। लिबास का पिछला खुला हिस्सा कुछ और वाज़िया हो गया। उसने आस पास देखे बगैर सफ़ेद टाइल से मजीन हाल अबूर किया और लिफ्ट तक चली आई। इंडस्ट्री के लिए काम करती प्राइवेट एजेंसी के कई वर्कर्स इसे पलट पलट कर देखना नहीं भूले थे। ऐसी एजेंसीज का रिवाज पहले से इस मुल्क में इतना आम नहीं था, लेकिन जब से 1-2 एंटरटेनमेंट एजेंसीज की कामयाबी को इंडस्ट्री के सार्फिन ने देखा तो कई डायरेक्टर ने अपनी अपनी प्राइवेट एजेंसीज का आगाज कर दिया। वो भी इन्हीं एजेंसीज में से एक थी, ग्लैमर एजेंसी। प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाकर वो नज़ाकत से खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। उसे अपनी पुश पर बहुत सी निगाहें महसूस हो रही थी, लेकिन वो कमाल महारत से सब निगाहों को खातिर में लाए बगैर शान नज़ाकत से सीधे किए इस्तादा रही। लिफ्ट खुलने से कासिर ही रही। इसने ना समझी से अब्रू स्केर कर बटन दोबारा दबाया। दरवाज़ा अब भी ना खुला। लिफ्ट के ऊपर लगी छोटी सी LED पर सुर्ख लफ्ज़ों में कुछ लिखा आ रहा था, प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। उसने साथ से गुजरते एक वर्कर को आवाज़ देकर रुका तो वो झटके से रुका, फिर खौफजदा होकर उसकी जानिब देखा। वो इस इंडस्ट्री में बिच मशहूर थी। लोगों को इससे डरना बनता ही था। ये अलग बहस थी कि वो असल में बिच थी भी या नहीं। वर्कर थूक निकल कर आगे आया, फिर उसकी जानिब देखा। कौन सा कार्ड? ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। आपको इसे खोलने के लिए एजेंसी का कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। वो 1 साल बाद इस एजेंसी में आई थी। 1 साल बाद तो वो हरगिज़ भी इस एजेंसी की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं रही थी। कार्ड के उसके पास खाक होना था। उसने एक बेबसी निगाह इस बंद चमचमाती लिफ्ट पर डाली और साथ बनी पब्लिक लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। बुलंदो बाला इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद शीशे की चमकती खिड़कियों से ढका ऑफिस इस सुबह शांत महसूस हो रहा था। झूलती कुर्सी पर इस एजेंसी का सरबराह विराजमान था। बालों के स्पाइक्स खड़े किए, आंखों पर फ्रेमलेस ऐनक लगाए। उसकी उम्र 40 की लगभग थी और कलमों में बारीक सी सफ़ेदी उसे मज़ीद डिसेंट बनाती थी। अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला तो अपनी झूलती कुर्सी पर उछल सा गया। सामने खूनख्वार निगाहें लिए वो खड़ी थी, इस एजेंसी की साबका ऑफिशियल एक्ट्रेस सलीना मजहर, जिसके पास स्पेशल लिफ्ट में दाखिले का कार्ड मौजूद नहीं था और वो आम सी लिफ्ट में सवार होकर आई थी। वो टिक टिक हील से अंदर चली आई, अपने पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया, फिर करीब आकर अपनी लंबी चेन वाला कीमती पर्स सोफे पर रखा और तेज़ी से झूलती कुर्सी वाले की टेबल तक आ गई। मेरा कार्ड कहाँ है भाई? कहा तो बस यही, खफा खफा सा गुस्सा होकर। नज़र अमजद ने अगले ही पल सुकून का सांस लिया। कार्ड, बस कार्ड की बात थी। 1 साल तक उसे काम ना देने पर, इसे नई एक्ट्रेस की आ जाने के बाद नज़रअंदाज करने पर,
कई ऑफिशियल पार्टीज में उसके दाखिले को ममनू करार देने पर। वो उससे सिर्फ कार्ड पर नाराज थी। ये वाज़ह था कि वो शुरू दिन से ही इतनी बेवकूफ़ है। सलीना, तुम कब बड़ी होगी? अभी तुम्हें इस एजेंसी का ऑफिशियल कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्ट्रेसेस तुम्हारे अलावा यहाँ काम कर रही हैं वो मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगी। लेकिन मैं पब्लिक लिफ्ट में सवार होकर आई हूँ। आपको थोड़ा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई एक्ट्रेस मुझे इस पब्लिक लिफ्ट से निकलता देख लेती तो कितनी सुबकी होती मेरी। ढेरों खुफ के लिए वो धन से आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ लम्हे पहले की नज़ाकत अनका हो गई। कंधे सीधे और कमर को एक खास अंदाज से रखने की सारी कोशिशें जाती रहीं। वो बिल्कुल टीनेजर की तरह हाथ खुफकी से बांधे मुंह फुलाकर बैठी थी। नजर ने एक गहरी सांस ली। 1000 दफ़ा कहा है, यूँ धराम से मत बैठा करो सोफे पर। एक्ट्रेस हो तुम, कुछ अपने फिगर और पोस्चर का ही ख्याल कर लिया करो। बाहर में गया फिगर और पोस्चर। आप मुझे अभी के अभी वो कार्ड दे रहे हैं। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। नज़र अमजद के सर में अब दर्द सा होने लगा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठ गया, आगे बढ़कर सरबराही सोफे पर बैठा और उसे नरम निगाहों से देखा। उसका चेहरा बेज़वी और चमकता हुआ था। आंखें बड़ी और गहरी थी, शहद के गाढ़े रंग जैसी। भरे भरे से गुलाबी लबों के ऊपर दाएं जानिब स्याह तिल था। वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी। इसकी खूबसूरती में किसी को कोई शक न था। शक उसकी काबिलियत में भी नहीं था, बस शगाफ शायद उसकी किस्मत में था। फजूल बातें छोड़ो, आज तुम्हें मैंने एक काम के लिए बुलाया है। वो काम अगर फाइनल हो गया तो तुम्हें कार्ड भी मिल जाएगा। आखिरी बात में कुछ वजन था। वो सीधी हो बैठी, अलबत्ता निगाहों में खुफकी अब तक थी। कैसा काम? एक राइटर से डील फाइनल हुई है ड्रामे की। वो चाहते हैं कि एक्ट्रेस को रोल के हिसाब से मैं खुद मुख्तस करूं। पहले पहल मैंने इनसे वक्त मांगा, लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं कि ये काम तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऑफर बड़ी नहीं है, एक छोटे और कम देखे जाने वाले चैनल का ड्रामा है, लेकिन काम ना होने से होना बेहतर है। बताओ, क्या राजी हो तुम? वो आंखें खोले हैरत से चंद पल नजर को देखती रही। 1 साल बाद उसे काम पर वापस आने का मौका दिया जा रहा था। इसने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े नामों के साथ काम किया था, लेकिन अब इस छोटे से ड्रामे के मिल जाने पर जितनी खुशी से हो रही थी वो बयान से बाहर थी। सच? लेकिन अगर उन्हें मेरे काम करने का पता चला और उन्होंने स्क्रिप्ट वापस लेने का कहा तो? आप जानते हैं, पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। स्कैंडलाइज एक्ट्रेस के साथ काम करना रिस्की होता है और कोई भी ऐसा रिस्क यकीनन नहीं लेना चाहता होगा। उसका दूधिया चेहरा बुझ सा गया। नज़र ने गहरा सांस लिया। वो तब होता है जब राइटर और एजेंसी का डायरेक्टर बाहमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिलखुसूस एक्ट्रेसेस के चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर को इसके तजर्बे की बिना पर चुनाव का इख्तियार दें तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता उनके पास ऑब्जेक्ट करने का। उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। लम्हे भर को ऑफर में निगाह दुराई। बुलंदो बाला दीवारों पर बड़े फ्रेम्स में इस एंटरटेनमेंट एजेंसी की कामयाब एक्ट्रेसेस की तस्वीर आवेजा थी। ये तस्वीर हर साल हर प्रोजेक्ट की बहाली के बाद तब्दील की जाती थी और इन तस्वीर में उसकी तस्वीर नहीं थी। वो 1 साल पहले ही उतार कर किसी कबाड़ में फेंकी जा चुकी थी। इसका दिल खराब होने लगा। मुझे ऑफर कबूल है। कुछ लम्हात बाद उसने भारी दिल के साथ कहा तो नज़र ने गहरा सांस लिया। गुड। स्क्रिप्ट कब तक देंगे आप मुझे? जल्द ही यूवेल के साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में भिजवा दूंगा। वो भी तुम्हारे लिए काम का सुनकर बहुत खुश हुआ था। यूवेल उसका पीए था। उसके मसरूफ शेड्यूल को मुतवाज़न रखना, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना, उसके मेकअप आर्टिस्ट और दीगर लवाजमात का ध्यान रखना, यहाँ तक कि उसकी डाइट प्लान को भी मद्देनजर रखना, सब यूवेल की जिम्मेदारी थी। और उसके साथ काम करने के अरसे में वो इससे खासा मनूस भी हो गया था। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे जो इंसान से मुखलिस हुआ करते थे। उसके ऐसे मुखलिस लोगों में नज़र और यूवेल का नाम सरे फहरिस्त था। इन 2 नामों के अलावा उसके पास मुखलिस नाम नहीं था पुकारने के लिए। यूवेल क्या कर रहा है आजकल? किसके साथ काम कर रहा है? उसने पूछा तो नज़र ने इंतहाई अफसोस से सर हिलाया। वो कहता है कि जब तक सलीना दोबारा काम पर वापस नहीं आ जाती वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा। उसकी तो आंखें ही भीगने वाली हो रही थी। आह यूवेल, पागल लड़के। भाई, आप और यूवेल कितना ख्याल करते हैं मेरा। अब मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी? नज़र ने उसकी बात सुनकर वो मुश्किल खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया, साथ ही मोहतात निगाह दरवाजे पर भी डाली। क्या मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा। उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछने में क्या हर्ज था भला। नज़र ने लम्हे भर को गहरा सांस लेकर उससे निगाहें चुराई थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे लिए इतना रिस्क लिया, वही बहुत है। मैं बहुत अच्छे से मेहनत के साथ काम करूंगी। मुझे बड़ी स्क्रीन पर वापस आना है। वो नरमी से कहकर उठने ही लगी थी कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वहाँ से रिपोर्टर्स की भरमार के साथ एक नाजुक सी दोशीज़ा अंदर दाखिल हुई थी। ये नाजुक और हसीन दोशीज़ा आजकल बड़ी स्क्रीन पर मौजूद
कई एक्ट्रेसेस में से एक बड़ा नाम थी। रोशनियों तले उसका कीमती और मुख्तसर लिबास में कैद वजूद दमक रहा था। बालों को स्टाइल किए मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के ज़ेरे निगरानी किए गए मेकअप में वो वक्तन बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये उसकी खूबसूरती नहीं थी जिसके बायस सेलिना उठते उठते बैठ गई। ये तो उसके साथ दाएं जानिब उसका हैंड बैग हाथ में लिए खड़ा यूवेल था, जिसे देखकर वो साकित हो गई थी। इसने इसी तेजी से हैरत ज़दा निगाहें फेर कर नज़र को देखा। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। इसने यूवेल के बारे में उसे झूठ बोला था, बस इसलिए ताकि उसका दिल खराब ना हो, लेकिन गलत वक़्त पर। सब गलत होता महसूस हो रहा था। उसने शिकवा कुना निगाहें फेर कर उमेरा ज़ाहद की जानिब देखा। यूवेल इंतहाई कंफ्यूज हुआ, उसकी शोला बार निगाहों को तक रहा था। उमेरा ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा और फिर नज़ाकत से चलती उसके ऐन सामने आ बैठी, टांग पर टांग जमाकर उसे देखा। नज़र साहब, आपने इतनी अहम गेस्ट की आमद पर किसी को आगाही देना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? बहुत गलत बात। क्या हुआ अगर इस इंडस्ट्री में आपकी गेस्ट को कोई पूछ नहीं रहा तो? हम एक्ट्रेसेस तो एक दूसरे का दर्द समझती हैं ना। उसके बनावटी लहजे और खाली हंसी पर सेलिना का रुआं रुआं खोल उठा था। इसने एक घायल निगाह अपने दोनों मुखलिसीन पर डाली और टांग पर टांग जमाकर बैठ गई। यूवेल ने बमुश्किल रिपोर्टर्स को बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सईद नवाज के साथ काम करने पर बहुत मुबारक हो आपको, उसने कहा तो नज़र और यूवेल को अपने चेहरे सफ़ेद पड़ते हुए महसूस हुए। लम्हे भर को चेहरा तो उमेरा का भी सफ़ेद हुआ था। सब जानते थे कि सईद नवाज के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस को हर किस्म के नामनासिब काम करने पड़ते थे। इस ऑफर तक पहुंचने के लिए अपनी नस्वानियत तक बेचनी पड़ती थी। मुझे उनके साथ काम करने पर फ़ख्र है। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते हुए डर्टी जोक्स का सहारा तो बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन ओह, वो लम्हे भर को ठहरी, आंखों में हित्तक से उतर आई थी। तुम तो 1 साल तक इस इंडस्ट्री से कट कर रही हो, यकीनन यहाँ के बदलते इत्वार को सीखने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा तुम्हें। एक्ट्रेसेस फिर एक्ट्रेसेस ही होती हैं। सेलिना की आंखों में तकलीफ से धुआं सा भरने लगा। इसने इस 1 साल में बहुत अजियत सही थी। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते डर्टी जोक्स पुराने तो हो सकते हैं, लेकिन वो कभी झूठ नहीं हो सकते। उमेरा बगैर असर लिए उसे दहकते वजूद को तकती रही। कामयाबी के जीने कैसे चढ़े जाएं, ये कोई नहीं पूछता। कामयाबी हासिल करने के बाद लोग सिर्फ चेहरा उठाकर ऊपर मौजूदा शख्स की बुलंदी को सराह रहे होते हैं। मैं एक कामयाब एक्ट्रेस हूँ और मेरे जीनों की जानिब किसी की तवज्जो नहीं। मुस्कुराहट अनका हो गई थी। उमेरा की आंखें स्पॉट थी। इसने सोफे से अपना पर्स झपटा और अगले ही पल उठ खड़ी हुई। और मान लो सेलिना मजहर कि तुम एक नाकाम एक्ट्रेस हो। इसने गुलाबी पड़ती आंखों से सामने बैठी लड़की को देखा। एक जहर आलूद निगाह नज़र पर डालकर वो आगे बढ़ गई, फिर लम्हे भर को ठहरी, पलटकर मुस्कुराते हुए से देखा। उमेरा ज़ाहद, मैं एक नाकाम एक्ट्रेस होना तो कबूल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने जिस्म का सौदा करने वाली बगैरत एक्ट्रेस बनना कभी गवारा नहीं कर सकती। आपको आपकी कामयाबी मुबारक हो। उमेरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर आगे बढ़ाई थी। इसने पब्लिक लिफ्ट को एक नज़र देखा, फिर दांत पीसकर गीली आंखें लिए जीनों की जानिब बढ़ गई। लिफ्ट खुलते ही रिपोर्टर्स का टोला यकीनन उसका इंतजार कर रहा होगा। उसके पास ऑफिशियल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड नहीं था और वो मजीद उनके सामने अपना तमाशा नहीं बना सकती थी। इसे अब जीनों से ही उतर कर जाना था। कुछ लम्हात बाद उसने कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर कई लम्हे गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उसके माथे पर कई बल थे और नकूश इंतहाई उखड़े उखड़े थे, जैसे उसका मूड सख्त खराब हो। अगले ही पल गहरा सांस लिए वो बाहर निकल आया, दरवाज़ा बंद किया और जो ही पलटा स्याह लिबास में सेलिना को नज़ाकत से चलता देखकर ठहर सा गया। वो इस एजेंसी में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन इसने इस सारे अरसे में सेलिना को कभी नहीं देखा था। वो पहले टीवी पर नज़र आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वो गायब हो गई थी। खैर, इसे वो कभी अच्छी नहीं लगी थी। एक्ट्रेसेस और उनके प्लास्टिक अंदाज। वो सर झटकता आगे बढ़ आया। 3 पीस स्याह सूट में मलबूस, स्याही टाई लगाए, बालों को जल से पीछे जमाए, दराज कद नौजवान था। कान में लगे ब्लूटूथ और कसरती जिस्म से उसके काम का अंदाजा होता था। वो इस एजेंसी में मौजूद एक एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड था, पर्सनल गार्ड। ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड्स रखने की ज़रूरत अक्सर पेश तो नहीं आती थी, लेकिन बाज़ दफ़ा एक्ट्रेसेस की जान को खतरा लाहक हुआ करता था। शोहरत बढ़ जाए तो दुश्मन दुगने हो जाया करते हैं। जो ही कोई एक्ट्रेस शोहरत की बुलंदियों को छूने लगती तो उसके गार्ड्स बढ़ा दिए जाते। ये एजेंसी का असूल था और इसी असूल के तहत वो बॉडीगार्ड को पर्सनल ट्रेन किया करती थी। अगर एक्ट्रेसेस की हिफाजत यकीनी बनाई जाती तो इंडस्ट्री में फलने फूलने के मौके कई ज़्यादा होते। वो भी इस एजेंसी से ट्रेंड हुआ एक बॉडीगार्ड था। इसे अपना काम अजीज था, लेकिन फ़िलहाल उसके काम ने उसकी ज़िंदगी जीरन कर दी थी। इसने निगाहों पर स्याह चश्मा चढ़ाया और फिर आगे बढ़ाया।
पब्लिक लिफ्ट में बुरे मूड के साथ दाखिल होती सेलिना को उसने बिल्कुल खामोश निगाहों से देखा था। एक लिफ्ट में सवार होने से ही उसकी हैसियत का पता चल रहा था। एजेंसीज भी बाज़ दफ़ा कितनी जालिम हो जाती हैं। इसने गहरा सांस लिया और दाखिली हाल के बाद सफ़ेद टाइल्स वाली राहदारी में चला आया। इस राहदारी में कई ऑफिस के दरवाजे बंद थे। वो एक जाने पहचाने ऑफिस की जानिब बढ़ाया, फिर गहरा सांस लेकर हाथ उसके नॉब पर रखा। बस ये आखिरी दफ़ा होगा। अगले ही पल वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो रहा था। सरबराही कुर्सी पर जूलिया बैठी साथ खड़ी सेक्रेटरी को आज के शेड्यूल के हिसाब से आगाह कर रही थी। उसे अंदर दाखिल होता देख कर लम्हे भर को ठटकी, फिर शहनाज को इशारा किया तो वो मुद्दम सी गर्दन झुकाए बाहर निकल गई। वो दरवाजे से आगे बढ़ आया। बैठो, जूलिया ने मुस्कुराकर पेशकश की तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। चेहरा बिल्कुल स्पॉट था, बेतासर, बॉडीगार्ड्स का खासा। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। इसने कोट पर एक हाथ अदब से रखा और फिर हल्का सा झुककर सफ़ेद लिफाफे में कैद अपना अलविदाई लेटर रखा। जूलिया की आंखें लम्हे भर को हैरत से खुली थी। व्हाट? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो? हमारे दरमियान तय हुए कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म होने से कबल तुम रिजाइन नहीं कर सकते। इसने ठंडी आंखों से उसका चेहरा देखा। आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा होने के बावजूद वो उसकी आंखें पढ़ने से कासिर थी। मियाद कल रात खत्म हो चुकी है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी आवाज़ बिल्कुल हमवार थी, गुस्से और बेअदबी से खाली। जूलिया ने तेज से हाथ में पकड़ी फाइल सामने रखी टेबल पर फेंकी। कई पेपर्स फाइल से टकराकर उसके स्याह जूतों के पास आ गिरे। अपनी आंखों से ये ब्लडी चश्मा उतार कर बात किया करो मुझसे। इसने हाथ ऊंचा किया और चश्मा उतार लिया। बेतासुर सी सुरमई आंखें वाजिया हुईं। मैं तुम्हारे हर मुतालबे को मानने के लिए तैयार हूँ। लग्जरीज अपार्टमेंट, न्यू मॉडल की गाड़ी, बेहतरीन लाइफस्टाइल और एक मुस्तहकम तनख्वाह। मैं सब कुछ रिन्यू कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो खोल कर बोली तो उसने पहली दफ़ा सुरमई आंखों से उसे देखा था। वो आंखें इतनी खामोश थी कि जूलिया लम्हे भर को चुप सी हो गई। शायद उसने उसका चश्मा उतरवा कर गलती कर ली थी। मुझे आपकी किसी ऑफ़र में कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। यासिर आलम, इसने बहुत ज़ब्त से उसका नाम लिया। मैं हिफाजत का काम कर सकता हूँ, आपके लिए पार्ट टाइम लज्जत का सामान नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट के एथिकल आर्टिकल के तहत मैं या आप बगैर किसी हिफाजती वजह के एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आपने इस असूल की पाबंदी नहीं की। आपने मुझे बगैर किसी वजह के अपने अपार्टमेंट में बुलाया और इससे भी बढ़कर आपने दरमियान में खींचे गए बिजनेस फासले को भी अबूर करने से दुरेग नहीं किया। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। एक लम्हे के लिए सारे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। जूलिया को इसके जवाब पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक आला पाई की अदाकारा जिसकी एक झलक देखने के लिए कई लोग घंटों तक कतार में लगे रहते थे, वो उसे ये मौका फ्राहम कर रही थी, लेकिन सामने खड़ा ये जवान ऐसे मौका गवा रहा था। अब जबकि वो इसे दूसरे लफ्ज़ों में रिजेक्ट कर रहा था तो वो उसे और शिद्दत से अच्छा लगने लगा। इसे उखड़े हुए अंदाज पुरकशिश नकूश के लिए ही तो इतना नीचे गिर रही थी। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? उसकी आंखें हद तक से जैसे सुर्ख हो गई। मैं दोबारा वो सब दोहराकर आपको मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आप किसी और को अपना बॉडीगार्ड रख सकती हैं। तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी बना सकती हूँ तो उसे तबाह भी कर सकती हूँ। इसने जूलिया को वाजिया हैरत से देखा था। गो हेड। तुम्हारी हैसियत इंडस्ट्री में एक फूटी कोड़ी के बराबर भी नहीं रहने दूंगी मैं। यासिर, मैं तुम पर इल्ज़ामात आयद करूंगी। मैं तुम पर जिनसी हरासमेंट का केस कर दूंगी। मेरे मदार रात के अंधेरे में तुम्हारे घर पर पत्थरों की बारिश कर देंगे और तुम्हें मेरे पास इस सब के बाद आना पड़ेगा। वो खौफनाक थी। यासिर को उसका अंदाज़ा हुआ। गो अहेड। उसके दोनों हाथ मुअद्दब से अंदाज में आगे बंधे हुए थे। जूलिया की तकरीर का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास अपने इल्ज़ामात को साबित करने का? कुछ पल बाद वो जैसे वाकई जानना चाहती थी। क्या है मैडम? सबूत की बात मेरे सामने मत करें। आपके अपार्टमेंट और ऑफिस के कैमरे कौन कंट्रोल करता है? क्या मैं आपको बताऊं? फुटेजेस मैं डिलीट करवा चुकी हूँ और ये पहली दफ़ा था जब वो हल्का सा मुस्कुराया। जूलिया ने उसको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था। आपके डिलीटेड फुटेजेस मेरे पास मौजूद हैं। अगर मेरे चार्म से मुतासिर हुए बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट के शक नंबर 7 को ध्यान से पढ़ती तो शायद मुझे आपको बताना ना पड़ता कि बॉडीगार्ड के पास हिफाजती इक़दाम के लिए डिलीटेड फुटेजेस का रखना जायज़ होता है। आप मुझ पर किसी भी कोर्ट में किसी भी किस्म के चार्जेस फाइल करने का कोई हक नहीं रखती। वो आहिस्तगी से पलटा था। जूलिया ने खुले मुंह के साथ उसकी पुश्त को देखा, फिर दांत पीस कर विस्पर चलाई। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं तुम्हें मस्त कर दूंगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए पलटकर उसे देखा था। जाते जाते एक लीगल एडवाइस देना मेरा फ़र्ज़ है। वो आगे बढ़ा और फिर सोफे की पुश पर रखा अपना स्कार्फ उठाया। वो स्याह रेशमी कलर का मफलर था जो इसने ठंड की वजह से जूलिया को दिया था।
इस दफ़ा बॉडीगार्ड अपने बाप की उम्र का पॉइंट कीजिएगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी गार्ड आपके साथ काम करने पर राज़ी नहीं होगा। और हाँ, वो दोनों हाथ टेबल पर रखे दहकती आंखों से उसे तक रही थी। मर्द को अपनी खूबसूरतियों से कभी उकसाना नहीं चाहिए, वो कब इंसान से भेड़िया बन जाए आपको अंदाज़ा भी नहीं इस बात का। रुको, ये मफलर यहीं रख दो, वो इस पर चिल्लाई थी। इसने चेहरा झुकाकर अपने स्कार्फ को देखा। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दूसरों की चीज़ों को इनकी परमिशन के बगैर नहीं रखा करते? एक आखिरी चुटकी निगाह उस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। मफलर उसके हाथ में अब तक था और दिमाग काफ़ी हद तक घुमा हुआ था। पीछे ऑफिस से कोई भारी शय ज़मीन पर आ लगने की आवाज़ आई थी। जूलिया की सेक्रेटरी तेज़ी से अंदर भागी थी। वो आगे बढ़ आया, उसका काम हो गया था। वो जीनों से उतरते उतरते थक गई थी। आखिरी जीने तक उसकी टांगें कांपने लगी। कुछ देर फूले सांस को बहाल करने के लिए वो जीनों पर ही बैठ गई। यकायक उसका मोबाइल पैगाम की टून के साथ बजा तो उसने उसकी चमकती स्क्रीन निगाहों के सामने की। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। अपने अकाउंट से हुई 60,000 की ताज़ा ट्रांजैक्शन देखकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। अगले ही पल उसने दांत पीस कर फ़ोन पर नंबर डायल किया और उसे कान से लगाया। ये क्या है माँ? 60,000? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? दूसरी जानिब जैसे उसका सवाल सुनकर सामने ने तल्खी से फ़ोन को देखा था। मैंने एक बैग लिया है, उमेरा ज़ाहद की माँ के पास भी ये लिमिटेड एडिशन है। अगर इसने लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि बेटी के फ्लॉप होते ही माँ ने बाज़ारों के बैग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। उसका दिल किया जोर से उन पर चिल्लाए। इधर उसके पास अपने अपार्टमेंट का किराया भरने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे और उधर उसकी माँ को अरिस्टोक्रेट बनने से फुर्सत नहीं थी। वो बेबसी से फ़ोन को लम्हे भर के लिए देख कर रह गई कि सब क्या हो रहा था। आखिर सब लोग आखिर उसका दिल रखने के लिए उसे ही क्यों कंगाल कर रहे थे? पहले नज़र अमजद और फिर उसकी माँ। आपको अंदाज़ा भी है कि वो 60,000 भी मेरे लिए किस कदर अहम है? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं अपनी बेटी के मसाइल से? वो उन पर चीखी थी। एक बैग लेने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी, वो भी जवाबन इतनी ही तल्खी से फंकारी। सेलिना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आपके पास ऐसे कीमती बैग्स की भरमार है माँ। मैंने आपको सब कुछ लेकर दिया है। 1 साल से तुमने मुझ पर अपना हाथ जिसे तंग कर रखा हुआ है वो मैं जानती हूँ। मेरा दम घुटता है गिने चुने पैसे लेकर तुमसे। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये फ्लॉप एक्ट्रेस का ड्रामा? उसे लगा जैसे उसका दिल डूब रहा है। वो चंद पल कुछ बोल ना सकी। अब आप मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकालेंगी, ये मेरी वार्निंग है आपको। वो सख्ती से कहकर जैसे ही उठी तो दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। समझ गई? बस आखिरी दफ़ा मुझे 50,000 दे दो। उसका दिमाग एक बार फिर भग से उड़ा। उसने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। आप पागल तो नहीं हो गई कहीं? सलीन, माँ की मजबूरी समझो बेटा। पहले बताएं आपको ये पैसे क्यों चाहिए? इसने कमाल जब से पूछा। वो, तुम नाराज़ नहीं होना, पहले बताएं। जीने जैसे आकर उसके सर पर गिरे थे। कैसीनो में? उसकी माँ फिर से गैम्बलिंग खेलने लगी थी। वो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। माँ आप, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। मैं इधर काम के लिए दर बदर भटक रही हूँ माँ, लोगों की कड़वी कसीली बातें सुन रही हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। और आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको अब, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसने अगले ही पल फ़ोन कान से हटाया, लड़सते कदमों से आगे बढ़ गई। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर उसने जैसे ही बाहर कदम रखा तो रिपोर्टर्स का एक गमे जफीर उस पर झपटा। लाइट्स, सवालात, माँ की बेबसी, युविल और नज़र अमजद की हरकत, उमेरा ज़ाहद के जहर उगलते तंज, सब कुछ उस पर जैसे एक साथ वार हुआ था। आपका स्कैंडल अब तक खबरों में क्यों गर्दिश कर रहा है? क्या आप अभी तक जुबैर एंड सन्स के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं? क्या आपके बारे में तमाम एलिगेशंस दुरुस्त हैं? क्या ये सच है कि आप कोर्ट के समन करने पर भी हाजिर नहीं हुई थी? क्या आप वाकई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में जुबैर हसन के बेटे के साथ मुलव्वस रही हैं? कुछ कहें प्लीज़। रिपोर्टर का एक हजूम जो उसके आसपास उबल रहा था। उसका सांस रुकने लगा। कोई गार्ड उसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। उसके पास गार्ड हायर करने के पैसे नहीं थे। रिपोर्टर्स उसे छू रहे थे, नाजेबा सवाल कर रहे थे। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ दरमियान से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश ने दार्ड। वो बहुत ज़्यादा थे और सलीन अकेली थी। क्या यही होता है फ्लॉप एक्ट्रेसेस का मुकद्दर? नाजेबा सवालात और जूम आईनी नजरें। यकायक को इस जमे गफीर को तीर की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ा। इसने अपने हाथ फैलाकर सेलिना के आस पास रखे। सब रिपोर्टर्स उसकी आमद पर यकदम ही पीछे हुए थे। वो सुरमई आंखों वाला दराज कद बॉडीगार्ड था। उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो कई लोगों को एक साथ परे धकेल देता था, और इसने यही किया था। फासला रख कर बात करें। इसकी झाड़ पर रिपोर्टर शर्मिंदगी से पीछे हुए थे। सलीन इस नए चेहरे को हैरत से तक रही थी।
सुरमई आंखों वाला उसकी जानिब घूमा। क्या आप बात करेंगी? सरगोशी में उससे पूछा। सलीन ने सिर्फ अपना सर नफी में हिलाया था। ये इशारा यासिर के लिए काफ़ी था। इसने तेज़ी से रिपोर्टर्स को परे धकेला। कई एक दूसरे से टकराकर ज़मीन पर जा गिरे। आप कौन हैं सलीना के? किसी रिपोर्टर ने हाँक लगाई तो इसने स्पॉट आंखों से उसे देखा था। बॉडीगार्ड। और फिर इसी तेज़ी के साथ सलीना को लिए एजेंसी के दाखिली हाल से बाहर के लिए आगे बढ़ गया। वो दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता हुआ बाहर निकल आया। ऑफिस से भारी शय ज़मीन पर मारे जाने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी थी। जूलिया के सेक्रेटरी ने अंदर भागते हुए इस पर एक अफसरदा निगाह डाली। जूलिया का ये लिया दिया सा बॉडीगार्ड उसे शुरू दिन से ही नहीं पसंद था। वो हाथ में मफलर लिए आगे बढ़ आया था। हॉल के जानिब एक लिफ्ट के सामने रिपोर्टर्स का जमे गफीर मौजूद था। वो सब यकीनन 1 साल के बाद सलीना की अचानक आमद पर खासे चौंक गए थे और ये तो तय था कि वो इससे सवालात पूछे बगैर टलने नहीं वाले थे। यासिर की खामोश निगाहें लिफ्ट से जीनों के दरवाजे तक फिसली थी। वो यकीनन लिफ्ट से नहीं उतरी थी। अभी इसने चंद कदम आगे बढ़ाए थे कि जीनों का दरवाज़ा खुला और सलीना सफ़ेद चेहरे के साथ बाहर निकली। लिफ्ट के सामने इस्तीदा जमे गफीर उसकी जानिब तीर से लपका था। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहता था। उसने हाथ में कैद मफलर को पूरी तरह से मुट्ठी में जकड़ रखा था। ये उसका मसला नहीं था। रिपोर्टर के सवालात उसकी समात में उतरे। वो और सलीना के इर्द गिर्द मौजूद रिपोर्टर्स का जमे गफीर एक साथ ही दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। इसने एक नज़र रिपोर्टर्स के दरमियान बर्फ चेहरे के साथ खड़ी बचती बचाती सलीना को देखा और बस। सामने की जानिब बढ़ते उसके कदम अगले ही पल इस हजूम की जानिब हुए। हजूम को परे धकेल कर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा था। बाकी का काम आसान था। ये काम उसका मामूल था। उसे लोगों को परे धकेलने में महारत हासिल थी। लेकिन वो एक दफ़ा सलीना से पूछना चाहता था। अगर वो रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब देना चाहती थी तो उसके लिए राह हमवार कर सकता था। लेकिन वो बहुत सटपटाई हुई लग रही थी। मेकअप की चढ़ी तय तले उसे सलीना का चेहरा हद दर्जा मुर्दा महसूस हुआ। इस मुर्दा चेहरे को देख उसे लम्हे भर के लिए कुछ बहुत शिद्दत से याद आया था और इस याद के लपकते ही उसके हाथों में मजीद तेज़ी आ गई। इसने कई रिपोर्टर्स को रास्ते से हटाया और उसके लिए रास्ता बनाता हुआ उसे अपनी कार तक ले आया। रिपोर्टर्स उसकी कार के दरवाजे तक सवालात कर रहे थे। उसे पिछला दरवाज़ा खोला और सलीना को अंदर बिठाया। फिर फ्रंट सीट संभाल कर अगले ही पल गाड़ी तेज़ी से बाहर निकाल ले गया। ये सब क्या था नज़र भाई? उमेरा का मुश्किल काबू करके इसने रेस्ट रूम में जाने के लिए राज़ी किया और फिर तेज़ी से नज़र की जानिब घूमा। आपने उससे मेरे बारे में झूठ क्यों बोला भाई? युविल यकदम ही बहुत परेशान नजर आने लगा था। वो 27 साल खुश शक्ल जवान था। इसे वक्तन सलीना से बहुत लगाव था, लेकिन यह भी सच था कि वो अपना काम छोड़कर नहीं बैठ सकता था। अगर वो बैठ जाता तो खाता कहाँ से? पिछले साल के अरसे में कई दफ़ा उसने बहुत से लखारियों को सलीना के लीड रोल के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी। वो उन्हें नज़र के ऑफिस तक लाने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन जब वो सलीना का नाम सुनते तो उनके नकूश एकदम ही स्याह पड़ जाया करते। वो यूं बुदकते गोया किसी जहरीले जानवर ने उन्हें डंग मार दिया हो। शुरू में वो खुद भी इसके हालात से काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहा था, लेकिन जब उसने अपनी सी कोशिश करके भी फल नहीं देखा तो फिर वो सब तरक करके अपने काम की जाने में तवज्जो हुआ। लेकिन अभी जो नज़र अमजद ने झूठ बोला था वो भी उसकी बाबत उसकी इजाज़त के बगैर, उस पर उसे बहुत अफसोस हुआ। आपको अंदाज़ा भी है कि वो कितनी हर्ट नज़र आ रही थी। उसकी आवाज़ में दुख भरा था। नज़र ने भारी दिल के साथ गहरा सांस लिया। मैं उसे मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहता था। हम सब अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। मैं बस इस एहसास को मज़ीद गहरा नहीं करना चाहता था। युवल ने बेचैन सी सांस खारिज की। और अब जो मैस आपने क्रिएट किया है उसका क्या करना है? सलीना आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी अब। आपकी क्या, बल्कि अब तो वो मेरी भी शक्ल भी नहीं देखेगी। उसने सर दोनों हाथों में गिराया और सोफे पर गिर गया। तुम्हें स्क्रिप्ट लेकर जाना है उसके अपार्टमेंट। चंद पल की खामोशी के बाद नज़र ने खंगार कर कहा तो युवल ने चौंक कर चेहरा उठाया। क्या मतलब? ये मैस क्रिएट करने के बाद आप मुझे शेर के बिल में अकेला भेजना चाहते हैं? शेर बिल में नहीं रहता गधे। नज़र ने नज़रें चुराते हुए उसे टोका। वो कहीं भी रहता हो, लेकिन मैं स्क्रिप्ट लेकर अकेले उसके अपार्टमेंट नहीं जाऊंगा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। तो क्या चाहते हो तुम? नज़र को अपना हल खुश्क होता महसूस हो रहा था। डायरेक्टर ऑफ ग्लैमर इंडस्ट्री के पसीने छूट रहे थे। सलीना का गुस्सा उफ घबरा कर सर झटका था उसने। आप मेरे साथ चल रहे हैं और ये सब क्लियर कर रहे हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते ही क्यों हैं जब आप है ही नहीं? तो आखिर में वो झुंझला कर उठा था। फिर उसके उड़े रंग की जानिब देखे बगैर दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। सलीना और युवल किसी दिन इसे हार्ट अटैक देंगे यकीनन। इस शहरी गहमा गहमी से खासा दूर एक गांव वाक़या था। उसके सर सब्ज लहलहाते कितों पर बहुत खूबसूरत सनफ्लावर्स खिले हुए थे। सूरज की रोशनी तले उनके रुख खुर्शीद की चमकते रूप की जानिब थे।
सरसराती हवा तले कई एकड़ पर फैली जमीनों के दरमियान बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद घर इस्तदा था, छोटा सा, लकड़ी के बाड़ के पीछे मौजूद। सूरजमुखी के फूलों की रोशनी तले दमकता हुआ सफ़ेद बाड़ का छोटा सा दरवाज़ा हवा से झूल रहा था। ज़रा आगे घास के कित्ते पर एक कार पार्क थी और ये सवारी किसी की आमद का पता देती थी। घास का हिस्सा अबूर करते ही घर के 2 लकड़ी से बने जीने वासिया थे। दाखिली दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना हुआ था। इसे धकेल कर अंदर कदम रखा जाता तो लकड़ी से बना वो बंगला ठंडा सा खामोश महसूस होता। दाएं जाने बने मेहमान खाने में 2 नफूस विराजमान थे। मेहमान खाने का नक्शा खासा आसान था। सफ़ेद बेदाग कीमती सोफ़ों के सामने कद्दावर ग्लास वॉल मौजूद थी। इस ग्लास वॉल से बाहर मौजूद सरसब्ज बाग दूर दूर तक फैले हुए नजर आया करते थे। ये इस शादाब से इलाके में एक ही घर था, तन्हा, सफ़ेद, छोटा सा महल। अंदर विराजमान नफूस एक दूसरे के मुकाबिल थे, खामोश से। कैसे आना हुआ? एक जाने बैठे बुजुर्ग सरदार आलम ने पहले इस्तफसार किया था। उनके सेहतमंद से रुखसार गुलाबी हो रहे थे और सर के बालों में एक भी स्याह बाल नहीं था, लेकिन इस बढ़ती उम्र ने भी उनके वकार में कमी नहीं की थी। वो उम्र के इस हिस्से में वजीह दिख रहे थे। मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा बाबा, कितना अरसा हो गया है मैंने उससे बात नहीं की, सुल्ताना ने नरमी से कहा था। बॉब कट बालों की चूंच उसकी स्राहीदार गर्दन पर पड़ रही थी। इन बालों का रंग गहरा सुर्ख था, ऐसे कि वो धूप में सुर्ख महसूस होते, लेकिन कम रोशनी वाली जगहों पर उनका रंग गहरा कत्थई महसूस होता था। डिज़ाइनर ड्रेस जेबतन किए नाजुक सरापे वाली सुल्ताना नाज अपने वक्त की माया नाज अदाकारा रह चुकी थी और ऐसा नहीं था कि वो भी कहीं पीछे दब गई थी। अपनी खूबसूरती, जल्द और फिगर का ख्याल रखने की वजह से वो आज तक स्क्रीन की जीनत थी। इसके लिए तरक्की के जीने अब तक हमवार थे। काम पर गया होगा, सरदार ने तहम्मुल से कहकर इसकी जानिब देखा था। हमेशा एक ही जवाब देकर आपको शर्मिंदगी नहीं होती बाबा? वो मुस्कुराकर नरम लहजे में पूछ रही थी। सरदार ने गहरा सांस लिया। वो तुम्हें पसंद नहीं करता सुल्ताना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहता, ना ही तुमसे बात करना चाहता है। मुझे भी हमेशा तुम्हें एक ही जवाब देकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने पोते का सुकून ज़्यादा अजीज है। उनकी आवाज़ में नरमी के साथ शफकत भी थी। क्या किसी ऐसे बेटे को देखा है जो अपनी माँ से बदजन हो? ऐसा नहीं होता बाबा। आज या कल बच्चा माजी की तलखियों को भूलकर अपनी माँ के पास वापस आ ही जाता है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास वापस नहीं आ रहा। कहीं आप इसे मुझसे दूर करने की साजिश तो नहीं कर रहे? वो अब तक मुस्कुरा रही थी। शहद लहजा और नपे तुले जुमले उसकी मौजूदगी के बायस कमरे में मौजूद हर शय मरूब सी महसूस हो रही थी। वो यासिर आलम की माँ थी, खूबसूरत सुरमई आंखों वाली। बच्चे तब वापस आते हैं जब उनके जख्म भर जाएं। जब जख्म ताज़ा रहें तो वापसी के रास्ते भूल जाते हैं। जख्म किससे नहीं लगते, उसका ये मतलब नहीं कि अपनी माँ की शक्ल तक देखना गवारा ना किया जाए। तुम इससे ये बात खुद क्यों नहीं पूछ लेती? सरदार आलम ने सो की एक बात कही थी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। अब के सुल्ताना के जबड़ों में हल्की सी सख्ती महसूस हुई। मैं भी बथेरे दफ़ा उसे तुम्हारे हवाले से बात करने की कोशिश कर चुका हूँ। वो मुझे हर दफ़ा एक ही जवाब देता है, दादा हम इस मौजू पर अब बात नहीं करेंगे, यासर के अंदाज में कहकर सरदार ने गोया सुल्ताना को हैरान कर दिया। क्या वो अब तक इससे नफरत करता था? अब तक? चंद पल वो चेहरा झुकाए अब चाय के कप को देखती रही। इसमें मौजूद चाय का रंग हल्का सब्ज था और ऊपर चंद पत्ते कैमोमाइल के डले हुए थे। बेदाग प्याली की ऊपरी सतह पर तैरते सफ़ेद फूल। जानते हैं बाबा, सारी ज़िंदगी मैं कैमोमाइल टी पीती रही हूँ। इस चाय की मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब तो किसी और दूसरी चाय के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसे ये चाय कभी पसंद नहीं आई। सरदार आलम उसे शफकत से तक रहे थे। सुल्ताना ने सर उठाया तो आंखें हल्की सी भीगी हुई थी। यासर को इस चाय के जायके और खुशबू दोनों से अलग तरह का बैर है। वो मुझसे अक्सर पूछा करता था कि मैं इतनी बस जायका चाय क्यों पीती हूँ। वो ठहरी तो सफ़ेद घर में हर जानिब खामोशी सी फैल गई। सरदार जानते थे कि वो क्या कहने वाली थी। मैं उसे इतनी छोटी सी उम्र में ये नहीं बता सकी बाबा कि ये चाय जहनी दबाव को कम और एहसास को पुरसुकून रखने में मदद देती है। ये चाय स्ट्रेस को ज़ायल करती है। मैंने गलती की, मुझे उसे बता देना चाहिए था कि उसकी माँ स्ट्रेस्ड है। अब अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी में अगर ये कैमोमाइल चाय ना हो तो बाज़ दफ़ा वो ज़िंदा नहीं रह पाती बाबा। मेरी ये आखिरी बात उसे बता दीजिएगा। चाय का कप आहिस्ते से फ्रिज पर रख कर वो उठ खड़ी हुई थी। सरदार आलम उसे दुख भरी नज़रों से देखते रहे। वो आगे बढ़ते बढ़ते लम्हे भर को ठहर कर उनकी जानिब मुड़ी थी। और उसे ये भी बता दीजिएगा कि मेरे पास उसे बुलाने के हज़ारों तरीके हैं और कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जिनसे वो कभी रुख नहीं फेर सकेगा।
उसे हमेशा मेरे पास आना पड़ेगा, वो कहकर तेज़ी से दाखिली दरवाज़ा बूल करती बाहर निकलती चले गई थी। लकड़ी के फर्श पर उसकी हील्स की बाज़ गूंजती रही। मेहमान खाने में सरदार आलम तन्हा रह गए थे। हल्के सब्ज रंग से मज़ीन चाय की खुशबू मानंद पड़ गई और रंग अब जहर आलूद सा होने लगा था। गाड़ी रिपोर्टर्स की पहुंच से निकलकर अब मरकजी शाहरा पर दौड़ रही थी। सलीना का रंग अब तक सफ़ेद था, लेकिन वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। यासिर की निगाहें सीध में देखते हुए सामने सड़क पर मरकूज थी। यकलक थी वो अपने कंधे पर खुली हथेली देखकर चौंका। क्या? पैड दो और साथ ही पेन भी देना। तुम्हें ऑटोग्राफ दूँ और प्लीज़ ज़्यादा लंबी बात मत करना मुझसे, मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। वो एक हाथ से कनपट्टी दबाते हुए थकन ज़दा सा कह रही थी। यासिर ने उसका हाथ अपने कंधे से पीछे किया तो वो चौंकी। क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? वो हैरान हुई। नहीं। तुम मेरे फ़ैन नहीं हो? बैक व्यू मिरर से उसका चेहरा देखते हुए सलीना ने मोतजब सा इस्तफसार किया था। इससे ज़्यादा यासिर की बर्दाश्त नहीं थी। इसने कार सड़क की एक जानिब लगाई और फिर संजीदगी से उसे मिरर में देखा। हरगिज़ नहीं। फिर क्या हो? स्टॉकर? फ़ैन नहीं हो, स्टॉकर नहीं हो, फिर क्या हो? लवर? उसकी आंखें यकदम ही चमकी थी। यासिर ने गहरा सांस लिया। इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन रखने के बाद एक्ट्रेस क्यों बनी हैं आप? राइटर क्यों नहीं बन जाती? उसका ठंडा सा तन सुनकर वो बदमज़ा होकर पीछे बैठी थी। मैं अपनी अगली ज़िंदगी में भी कभी राइटर नहीं बनूंगी। इंतहाई खुदपसंद और घटिया लोग होते हैं ये राइटर्स। इसे पिछले साल हर लिखारी से रिजेक्ट होने के दुख अचानक याद आए थे। और अगर तुम मेरे लवर हो भी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे फ़िलहाल अपने करियर पर फोकस करना है। इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। हाथ जलाकर नज़ाकत से कहा था। वो उसे बैक मिरर में लम्हे भर को देख कर रह गया। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मुझ पर। खैर मेरी गाड़ी से उतरें। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट तक नहीं छोड़ रहे? वो पिछली नशीस पर बुदकी थी। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। फिर पहले मेरी मदद क्यों की थी? इसने खुफकी से पूछा। साथ ही हाथ भी बांध लिए थे। उसकी बर्फ सी रंगत अब के बहाल हो रही थी। अगर आप अपने रिपोर्टर्स को जवाब दे देती तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो सब मेरी नर्व्स पर आ रहा था। जैसे मुझे तो इल्हाम हुआ था कि वो सब तुम्हारी नर्व पर आ रहा है ना? इसने मुस्कुरा कर कहा तो यासिर ने संजीदगी से उसे देखा। फिर अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। आगे बढ़कर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। सलीम तो उसकी हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम मुझे यूँ बीच सड़क में नहीं उतार सकते। बुनियादी मैनर्स भी नहीं है क्या तुम में? वो दिन दहाड़े पैदल चलकर कैसे जाएगी अपने ब्लॉक तक? इन हाई हील्स के साथ सड़क पर चलना अजाब था। बाहर निकलें। उसके सख्ती से कहने पर सलीना के रुखसार हद तक से सुर्ख हुए थे। इसे चारों न चार कार से निकलना ही पड़ा। रिपोर्टर्स अब तक छुट चुके होंगे। हम एजेंसी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप वापस जाएं और अपनी कार लेकर जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। मैं कार नहीं लाई थी साथ। इसे सरह से झूठ बोला तो यासिर ने अच्छा वाली नज़रों से उसे देखा था। आपकी कार की चाबी आपके पर्स में नहीं है। मुझे ये साबित करने के लिए सिर्फ आपका पर्स यहाँ सड़क पर उलटना होगा। मंजूर है? सलीम ने उसकी बात पर जल्दी से अपना पर्स पीछे छुपाया। फिर उसे खूनख्वार निगाहों से देखा। वह अब झुककर डैशबोर्ड से कुछ उठा रहा था। फिर उसकी जानिब बेमरवती से स्याह मफलर बढ़ाया। ये किस लिए है अब? वो चटक कर बोली। आपके काम आएगा। इसका इशारा समझकर सलीना को यकलक थी अपनी खुली पूछ का एहसास हुआ। इसने जल्दी से अपने शहद रंग बालों को पीछे झटका तो अगले ही पल कमर छुप गई। फिर साथ ही एक झटके से उसके हाथ में मफलर पकड़ा खींचा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरी मदद मेरी खूबसूरती से मरूब होकर नहीं की थी। इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है आप। कार में बैठते हुए उसने साफ गोई से कहा तो वो भग से उड़ी। फिर उसकी खिड़की के खुले शीशे पर झुकी। तुम जानते हो तुमने क्या कहा है? उसका दिल किया अपना कीमती पर्स उसके मुंह पर दे मारे। एक नॉर्मल लड़की अगर इतना ही मेकअप करे जितना आप एक्ट्रेसेस करती हैं तो वो भी ऐसी लग सकती है। लम्हे भर को सुरमई आंखें उठाकर उसे देखा था। उसमें हल्की सी इस्तज़ाह मुस्कुराहट थी। खूबसूरत सुकून से जुमला मुकम्मल किया और इससे पहले कि वो कुछ और कहती गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया। वो चंद पल तो गुंग सी खड़ी अपनी ताज़ा हुई बेइज्जती पर गौर करती रही। फिर उसके पीछे ज़ोर से चलाई। जाहिल, बदतमीज़। साथ ही उसने मफलर मुंह पर लपेटा, सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और हील्स में दुखते पैरों के साथ मुखालफत सिमत की जानिब बढ़ गई। आज का दिन ही मनहूस था। अगली शाम उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा खोलने पर उसने तल्खी से चेहरा मोड़ लिया। सामने उसकी माँ खड़ी थी। स्याह चमचम करता लिबास, जेबतन किए, मेकअप की गहरी तह चढ़ाए, कानों में डायमंड और हाथों में कीमती स्टोन्स जड़ा ब्रेसलेट पहने। इसने कोई बात नहीं की, पीछे हट गई। वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती उसके पीछे तेज़ी से आ रही थी। क्या 50,000 का बंदोबस्त हो गया? सलीम डार्लिंग,
उसने अफसुर्दा से अपनी माँ का खिला सा चेहरा देखा था। उसके बेचैन सरापे के बरक्स उसकी माँ खासी फ्रेश लग रही थी, गोया खिला हुआ गुलाब हो। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता माँ? वो वाकई जाना चाहती थी। शगुफ्ता से लहजे में अफसुर्दगी का जरा भी नोटिस नहीं लिया था। वो अब तक दाखिली राहदारी में खड़ी थी। 50,000 अब कोई इतनी भी बड़ी रकम नहीं है जिस पर तुम ऐसे जाहिलों की तरह रिएक्ट कर रही हो। वो अपनी साफ सुथरे से कुशादा टीवी लाउंज में पुरतकल्लुफ़ अंदाज में विराजमान थी। हाथ बढ़ाकर रिमोट से टीवी भी ऑन कर लिया था। ये उसका अपार्टमेंट था, मरकजी शाहरा के वस्त में मौजूद। ग्लास वॉल्स और खूबसूरत फर्नीचर से आराज था। ओपन किचन और निचले फ्लोर पर वाक़या जिम की सहूलत से लैस। वो अलग बात थी कि पैसे की कमी के बायस वो A1, A2 से A3 अपार्टमेंट में आ गई थी। ये एक्ट्रेसेस के नेटवर्थ के हिसाब से दिए जाने वाले प्रोटोकॉल थे। वो A1 से A3 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी माँ को उस पर रहम नहीं आता था। उसे अपना आप अब A4 तक जाता हुआ नजर आ रहा था। जिस तेजी से वो डूब रही थी, ऐसा होना यकीनी था। जाहिलों की तरह रिएक्ट कर रही हूँ मैं? मेरे हालात आपको नजर नहीं आ रहे? मेरे पास 50,000 नहीं है माँ, आपके जुए के लिए तो हरगिज भी नहीं। गुस्से से गिली आंखें लिए वो जोर से बोली थी। शगुफ्ता ने एक नागवार सी निगाह उस पर डाली थी। सारी जिंदगी में पालती आई हूँ तुम्हें, अब तुम्हारी बारी है। इसी लम्हे टीवी पर एक वजीह सा मर्द नजर आने लगा। वो इस मुल्क का काबरे कदर सियासतदान था। कम उम्री में ही इतनी बड़ी सीट हासिल करने पर और अवाम में बेपनाह मकबूलियत के बाद वो जहाँ भी जाता मीडिया उसके पीछे होता था। अब भी वो अपनी खूबसूरत स्मार्ट सी बीवी के साथ अपने इकलौते बेटे की स्कूल मीटिंग अटेंड करने आया था। एक खूबसूरत घराना, मुकम्मल फैमिली, कामयाब बाप, हसीन बीवी और सेहतमंद बच्चा। शगुफ्ता ने गहरे अफसोस से दाखिली राहदारी में खड़ी सलीना को देखा था। खुले बाल और ढीली सी टी शर्ट पहने वो खासी बिखरी बिखरी लग रही थी। काश कि तुम वाजिद हसन को कभी अपने हाथों से जाने नहीं देती, तो आज इस लड़की की जगह तुम उसकी बीवी होती और हमारे हालात इतने बुरे नहीं होते। ये एक जुमला, ये जहर में बुझा ताना उसके सीने के आर पार हो गया था। वाजिद हसन अब अपने सहर अंगेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ मीडिया वालों से गुफ्तगू कर रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को भी अपने साल लगा रखा था। सलीना को लम्हा भर के लिए सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। वो उसकी पहली मोहब्बत था। उसने उस शख्स से अपनी ज़िंदगी से भी बढ़कर प्यार किया था, लेकिन वो उसका नहीं हो सका। एक्ट्रेसेस के नसीब में अच्छे घराने के मर्द कहाँ आ सकते हैं? वो एक शरीफ घराने का इकलौता चश्मो चराग था। इसकी शादी शोबिस में काम करने वाली अदाकारा से कैसे हो सकती थी? एक्ट्रेसेस तो बदकिरदार होती हैं ना। उसके बाप ने सलीना को देखकर यही कहा था। इस जुमले की बाज़गश्त अब तक तकलीफ देती थी। तुम्हारी जज्बातियत और वाजिद की बुज़दिली ने सारा खेल बर्बाद कर दिया। तुम अगर इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती तो उसके पास कोई जवाज़ नहीं होता तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारी इस इखलाकियत ने सब तबाह कर दिया। बाद में शादी हो जाती और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। काश तुम अकल से काम लेती। वो ऐसे कह रही थी गोया मौसम की खबर से आगाह कर रही थी। इसने भारी होते हलक के साथ आगे बढ़कर शगुफ्ता के हाथ से रिमोट छिपटा और तेज़ी से टीवी बंद किया। मैं किसी की ज़िंदगी में धोखे के साथ दाखिल नहीं होना चाहती थी माँ। मैं इज्जत का रिश्ता चाहती थी। मैंने सारी ज़िंदगी आपको अपने बाप के घर वालों के ताने सुनते देखा है। मैं वो तकलीफ़ देती ज़िंदगी अपने लिए नहीं चुनना चाहती थी। मैं एक इज़्ज़तदार बीवी बनना चाहती थी। क्या ये सब चाहना बहुत बुरा है? क्या हर लड़की ऐसा नहीं चाहती? मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आंखें गीली थी, लेकिन एक भी आंसू रुखसार पर नहीं फिसला। तकलीफ बहुत थी, लेकिन वो फिर भी जमकर खड़ी थी। शगुफ्ता ने असर लिए बगैर गहरा सांस लेकर उसे देखा। इज्जत कुछ नहीं होती सलीन, पैसा हो तो इज्जतें भी खरीद ली जाती हैं। तुम क्यों इतनी बेवकूफ़ हो? हाँ हूँ मैं बेवकूफ़। मुझे पता है इंडस्ट्री में सब मेरी पीठ पीछे मुझे बेवकूफ़, बुद्धू और अकल से पैदल कहते हैं। मैं इज्जत चाहती हूँ। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। इसने तेज़ी से कहकर अपना भटता सांस बहाल करने की कोशिश की। शगुफ्ता एक झटके से उठकर उसके मुकाबले आई थी। अच्छा, अगर तुम्हारा ये इज्जत का ढोंग मेरा और तुम्हारा पेट भर सकता है तो ज़रूर मुझे 50,000 दे देना। तुम्हारी इज्जत, गैरत और किरदार अगर मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं तो मुझे तुम्हारी इस इज्जत के तमगे से कोई मसला नहीं। वो अगले ही पल उसके साथ से निकलकर आगे बढ़ चुकी थी। सलीन लरजते लब लिए उसकी जाने मुड़ी थी। कोई पैसे नहीं मिलेंगे अब आपको, कुछ भी नहीं दूंगी मैं आपको। वो पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन शगुफ्ता कानों पर हाथ रखे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने बढ़ गई। अपार्टमेंट के खुले दरवाजे के बाहर यूवेल और नज़र अमजद इस बहस को सुनकर साकत हो गए थे। उनकी सबसे प्यारी कुलीग बहुत तकलीफ में थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से नज़र चुराते अंदर दाखिल हुए। सलीन सोफे पर बेहाल सी बैठी थी। सामने टीवी चल रहा था। उसने रिमोट सख्ती से हाथ में पकड़ा हुआ था।
वाजिद हसन अब तक मीठी बातें करता अपनी बीवी को हंसा रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी किरचियाँ थी। युवल ने जल्दी से आगे बढ़कर टीवी का मेन प्लग निकाल दिया। वो जामिद ही रही, हिली तक नहीं। नज़र और युवल ने एक दूसरे को देखा था। इतने मनहूस आदमी को क्यों देख रही हो तुम सेलेन? युवल ने नागवारी से कहा। वो खामोश रही। वो मनहूस नहीं है युवल, वो एक खुशबख्त मर्द है जिसके नसीब में इज्जतदार बीवी का साथ रकम है। इसने मुझे छोड़कर एक अच्छा फैसला किया था। कुछ पल बाद उसकी आवाज़ उभरी थी। नज़र ने आगे बढ़कर उसके सामने स्क्रिप्ट रखी। उसकी निगाह सामने टेबल पर रखी स्क्रिप्ट पर फिसली। तुम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर एक्ट्रेस बनकर उभरोगी, नज़र ने आहिस्तगी से मुस्कुराकर कहा। युवल भी सरस बात में हिलाकर उसे देखते हुए मुस्कुराया था। वो भी उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके मुखलिसीन, मैं मुस्कुरा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। और अगले ही पल इसने अपने दोनों हील्स उठाकर एक नज़र और दूसरी युवल को मारी थी। अपार्टमेंट में युवल और नज़र तेज़ी से आगे भाग रहे थे और वो उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ रही थी। अब सारी रात कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए गुजरनी थी। अगली सुबह वह एजेंसी के दाखिली दरवाजे से अंदर आया तो हर जानिब गहमा गहमी सी महसूस हुई। जूलिया एंडरसन अपने ऑफिस से बाहर निकली। कई रिपोर्टर्स को अपने आने वाले प्रोजेक्ट की बाबत ब्रीफ कर रही थी। वो एक मशहूर अदाकारा थी। उसकी मौजूदगी पर रिपोर्टर्स का जमेगा फीर यकीनी सी बात थी। यकायक जूलिया की नज़र इस हजूम में भी यासिर पर पड़ गई थी, लेकिन ना ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और ना ही चेहरे का कोई तासर तब्दील हुआ। आंखों की सख्ती अलबत्ता कदरे बढ़ गई थी। इसने बेतासर निगाहें डाली और फिर आगे बढ़ गया। अपने मखसूस बॉडीगार्ड के लिबास में मलबूस, बालों को पीछे जमाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए। वो ऊंचे कद का कदरे फिट बंदा था। जिस्म कसरती था और चेहरा संजीदा। इसने अंडरग्राउंड जाती लिफ्ट के सेंसर्स पर अपना कार्ड रखा तो अगले ही पल लिफ्ट के दरवाजे एक दूसरे से जुदा हुए। अगले कई लम्हात में वो एंटरटेनमेंट एजेंसी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। इस फ्लोर पर एक ताकतवर सिक्योरिटी नेटवर्क काम करता था। ये नेटवर्क इस एजेंसी में काम करती सैकड़ों एक्ट्रेसेस की हिफाजती को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दिया गया था। न सिर्फ एक्ट्रेसेस की सिक्योरिटी बल्कि तारे की हिफाजत को हर बैरूनी थ्रेट से महफूज रखना भी इनकी जिम्मेदारी में शामिल था। इसमें हर रैंक का बॉडीगार्ड, चीफ इंचार्ज और कमांडिंग चीफ मौजूद थे। जैसे मुल्क की सलामती के लिए सिक्योरिटी नेटवर्क्स होते हैं, ये भी एक ऐसा ही नेटवर्क था, लेकिन प्राइवेट। वो खुद ही पैसा कमाकर अपने पैरों पर खड़े थे। गवर्नमेंट की जानिब से उनकी किसी आमदनी का मकान मौजूद नहीं था। वो भी एक हाई रैंक का बॉडीगार्ड था। रैंकिंग, तजर्बे और सब्जेक्ट की काबिलियत पर मुनहसर थी। साथ ही कमांडिंग चीफ उसे कुन नज़रों से देखते थे। क्या वो इनके भरोसे के काबिल था भी या नहीं? इसने कई साल मेहनत से काम करके एक काबिल कदर बॉडीगार्ड का दर्जा हासिल किया था। एक जूलिया एंडरसन उसे ज़बीबूस नहीं कर सकती थी। कई राहदारियों में से वर्कर्स ने उसे सलाम किया था। सर के खम से जवाब देता वो आगे बढ़ाया। कई दरवाजे छोड़कर वो सबसे निचले हिस्से में वाक़या कमांडिंग चीफ के ऑफिस चलाया। ये मुलाकात यकीनी थी। यकीनन जूलिया ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वो ऑफिस में दाखिल हुआ और फिर मुअद्दब से आगे बढ़ गया। कीमती मेज़ के पीछे हनीफा विराजमान थे। उसे देखकर गहरा सांस भरते अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठे। ऐसा क्या किया तुमने जूलिया के साथ कि वो रिपोर्ट फाइल करते हुए गुस्से से कपकपा रही थी? ठंडी सी आवाज़ में पूछा। इसने बेजारियत से उन्हें देखा। मैं दोहराना नहीं चाहता। इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंचकर ऐसे विथड्रॉ नहीं किया करते। आपके प्रोफेशन पर असर पड़ता है। ये बात मुझे पता है चीफ। यही तो मुसीबत है, सब कुछ पता होता है तुम्हें, इंसान हैरान ही हो जाता है कभी। वो खुफकी से बोले थे। यासिर पहली दफ़ा मुस्कुराया। मुझे हैरान करने के साथ आप इतने ऑब्सेस क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा ये ठंडा पुरसुकून चेहरा बाज़ दफ़ा मेरी नस पर लगता है। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी खींच बैठा था। चेहरा तब्दील करवा लेता हूँ फिर। रहने दो, चेहरा अच्छा है, जब भी बर्दाश्त हो जाते हो तुम, नहीं तो तुम्हें झेलना बहुत मुश्किल होता। वो मुस्कुरा रहा था। कमांडिंग चीफ हनीफा से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन बहुत बनने का मतलब ये नहीं था कि उनके दरमियान लड़ाई नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा बहस भी विनी के साथ किया करता था। ये कल क्या किया था तुमने? कल सलीना वाले वाक़े की जानिब इशारा था उनका। वो गहरा सांस भर के रह गया। वो सबके दरमियान अकेली थी। निकलने की जगह नहीं दे रहे थे रिपोर्टर्स उसे। किस्याने से अंदाज में कहकर गर्दन पर हाथ फेरा। कोल्ड से यासिर के पास दिल भी है मतलब। वो उसके जवाब से महजूज हुए थे। यासिर उन्हें देख कर रह गया था। कुछ पल बाद इन्होंने रिमोट से सामने मौजूद दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन को ऑपरेट किया। पूरी स्क्रीन पर एजेंसी का नक्शा फैला हुआ था। कई पेचीदा सब्ज और सुर्ख लकीरें मुख्तलिफ दाखिली और खारजी दरवाज़ों की जानिब निशानदेही कर रही थी। इस नक्शे को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए था। सलीना मजहर की जान को खतरा है, हनीफा ने आस्तिकी से कहा तो वो बुरी तरह चौंका। फिर उनकी जानिब घूमा। क्या मतलब? वाजिद हसन की बीवी मारिया हसन। वो उठकर आगे बढ़े
और फिर शेल्फ में मौजूद कुतुब के ऊपर रखी फाइल उठाई, आगे बढ़कर उसे थमाई। वो 1 साल से गायब थी, लेकिन कल वो टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर नजर आई। जितनी नजरें उस पर 1 साल पहले थी वो फिर से पलट आई हैं। उसका असल दुश्मन तो मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन सानवी दुश्मन बहुत हैं इस लड़की के। फाइल खोले संजीदगी से सेलिना की ज़िंदगी का हर फेल वो पढ़ता जा रहा था। इस एजेंसी में काम करती हर एक्ट्रेस का ऐसा डेटाबेस मौजूद था। एक स्टॉकर की निशानदेही की गई है इसके पीछे। कल वो वापस जब अपनी गाड़ी लेने आई थी तब एक स्टॉकर की फुटेज हमारे पास महफूज रह गई। वो कोई फैन स्टॉकर नहीं था। उसकी चाल फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जैसी थी। गालिब गुमान यही है कि उसे मारिया वाजिद ने हायर किया है। हर कोई फॉर्मर मिलिटेंट को हायर नहीं कर सकता यासिर। ऐसा करने के लिए सियासी पावर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात वाज़ेह है कि मारिया हसन एक ताकतवर सियासी फैमिली से है। अब वो अपना लैपटॉप खोले उसके सामने कल की फुटेज चला रहे थे। वो आंखें छोटी किए बगैर सामने चलती तस्वीर को देख रहा था। ना सिर्फ सेलिना बल्कि जूलिया को भी थ्रेट मिला है, और अब के वो बुरी तरह ठटका। मैं ये कहना नहीं चाहता यासिर, लेकिन एजेंसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत खामोशी से। इनकी ठंडी सी खामोशी सरगोशी में भी उसकी कमर में सनसनी दौड़ गई थी। और जो कोई भी है हमारी कमज़ोर एक्ट्रेसेस को टारगेट कर रहा है। तुम पिछले कई महीनों से दादा की तबीयत की वजह से डिक्लाइन पर थे। ये मामला तब से ही मशकूक हैं। इसने कई दफ़ा फुटेज को देखा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? इसने लैपटॉप से नज़रें हटाते हुए उनकी जानिब देखा। मैं तुम्हें जूलिया या सेलिना के लिए साथ काम करने का नहीं कह रहा। एक के साथ तुम काम करते आए हो, गैर आरामदा हो, और दूसरी के पास तुम्हें हायर करने के पैसे नहीं हैं। तुम्हें अंदर पलते इस शख्स को ढूंढना है। ये मामला तुम्हारे, मेरे और डायरेक्टर इन चीफ तक महदूद है, बस इंतहाई कॉन्फिडेंशियल। इसने सर इस बात में हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। सेलिना की फाइल भी साथ ले ली। मैं जल्द ही आपको अपडेट करूँगा, इतना कहा और बाहर निकल आया। पीछे मौजूद चीफ अब तक इस फुटेज को तक रहे थे। इनके चेहरे पर अब की परेशानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। इन्होंने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पर नजर आते सेलिना के साकत वजूद को छुआ। जानते हो इनका पूरा नाम क्या है? हनीफा मजहर। वो निचला लब दांतों तले दबाए ऊपर बढ़ती लिफ्ट में मौजूद था। अगले फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो बाहर निकल आया। फिर एक पल को ठहर सा गया। सामने मौजूद डायरेक्टर के ऑफिस से सेलिना उदास सी निकल रही थी। उनकी आवाज़ें से यहाँ तक सुनाई दे रही थी। शायद राइटर ने सेलिना को ड्रामे में लेने से इनकार कर दिया था। एक और तकलीफदार रिजेक्शन। योवेल ने उसे तसल्ली दी और चला गया। वो पर्स हाथ में थामे खुले हॉल में खड़ी रह गई। आज उसने स्याह मैक्सी जेब तन कर रखी थी। दूर से देखने पर उसका वजूद चमक रहा था। यासिर चुपचाप उसे देखे गया। इसी पल वो जीनों के दरवाजे की जानी बढ़ी तो दूर से आती कुलीग वर्कर्स को देखकर ठहर सी गई। फिर मुस्कुराकर उनसे हाल अहवाल पूछने लगी। ओह, आप लिफ्ट क्यों नहीं यूज़ कर रही? एक ने पूछा तो वो हंस थी। थोड़ा वेट लूज़ करना चाह रही हूँ। सीढ़ियाँ बेस्ट हैं वेट लूज़ करने के लिए। पीछे खड़े यासिर ने अफसोस से गहरा सांस लिया। वर्कर्स आगे बढ़ी तो वो गहरा सांस भरती दरवाज़ा खोलकर जीनों पर उतर आई। वो मैकेनिकी से अंदाज में उसके पीछे बढ़ा था। वो जीनों से तन्हा उतरा करती थी। कोई भी उसकी रूटीन ट्रैक करके उसे नुकसान पहुँचा सकता था। जीनों पर 2 नफूस बिल्कुल खामोशी से उतर रहे थे। सेलिना ऊपरी जीनों पर खामोशी से उतरते यासिर की मौजूदगी से बेखबर थी, लेकिन वो उसकी मौजूदगी से बाखबर था। फाइल अब तक उसके हाथ में थी और जीनों पर उतरते उसके कदमों की चाप ना होने के बराबर थी। और ये तो तय था कि बॉडीगार्ड यासिर आलम जल्द इस कॉन्फिडेंशियल काम का हिस्सा बनने वाला था।